हिंदी साहित्य का प्रवासी साहित्य और महापंडित राहुल सांकृत्यायन का गहरा रिश्ता है। उन्हें हिंदी यात्रा साहित्य यानी प्रवासी साहित्य का जनक माना जाता है। वे एक बहुप्रतिष्ठित बहुभाषाविद व्यक्तिमत्व है। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में विश्व दर्शन के रूप में उन्होंने जो भ्रमण किया और अनुभवों को शब्दबद्ध करके जो यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, जो सहज स्वाभाविक एवं व्यवहारिक हिंदी में उन्होंने लिखे हैं, वर्णनात्मक, विवेचनात्मक तथा व्यंग्यात्मक शैली उनके साहित्य में नजर आती है। उत्तर भारत के एक कट्टर सनातनी ब्राह्मण कुटुंब में जन्मे राहुल जी का बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। बौद्ध धर्म के प्रति आस्था होने के कारण और इस धर्म का अभ्यास करने के लिए देश विदेश में उन्होंने भटकंती की। तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक वे पहुँचे। बौद्ध धर्म पर उनका शोध कार्य हिंदी साहित्य में युगांतकारी माना जाता है। बौद्ध धर्म के अध्ययन के सिलसिले में ही 1930 को श्रीलंका में अपना नाम बदलकर उन्होंने राहुल ये नाम रख लिया और संकृति गोत्र होने के कारण उन्हें सांकृत्यायन कहा गया और इस राहुल सांकृत्यायन नाम से वे घुमक्कड़ साहित्य के एक प्रख्यात साहित्यिक हो गए। एक शायर के शेर की प्रेरणा से उनकी यह भ्रमंती शुरू हुई है। वह शेर है, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। और इस शेर को अपने जीवन का मूल मंत्र मानकर जिंदगी भर घुमक्कड़ी करते रहे। उन्होंने जापान, रशिया, श्रीलंका, यूरोप, इंग्लैंड, चीन, कोरिया, ईरान, तिब्बत ऐसे कई देशों की यात्रा की है। और इस घुमक्कड़ी के दौरान जो अनुभव उन्हें आए, इन अनुभवों को आधार मानकर उन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। इसके अलावा भी राहुल जी का साहित्य संसार बड़ा विस्तृत है। उसमें उनके कुछ उपन्यास है, कहानी साहित्य है। तो उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, श्रीलंका की यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 मास, जापान की यात्रा, मंगोलिया संबंधी यात्रा वृत्तांत, किन्नर देश की ओर, चीन में क्या देखा, यह उनका प्रवासी साहित्य है। ओल्गा से गंगा, केनेला की कथा, सतमी के बच्चे, बहुरंगी मधुपुरी, यह उनका कहानी संग्रह प्रकाशित है। जय योधे, दियोदास, सिंह सेनापति, विस्मृत यात्री, मधुर स्वप्न, सप्त सिंधु, 22वीं सदी, जीने के लिए, भागो नहीं दुनिया को बदलो, राजस्थानी रनिवास, यह उनके उपन्यास प्रकाशित है। महामानव बुद्ध, कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, सरदार पृथ्वी सिंह, नए भारत के नए नेता, असहयोग के मेरे साथी, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, बचपन की स्मृतियाँ, अतीत से वर्तमान, माओ से तुम, घुमक्कड़ स्वामी, जिनका मैं कृतज्ञ, सिंहल घुमक्कड़ जयवर्धन, कप्तान लाल, सिंहल के वीर पुरुष, यह उनका जीवनी साहित्य प्रकाशित है। मेरी जीवन यात्रा, यह उनकी आत्मकथा प्रकाशित है। इसके अलावा उन्होंने साहित्यलोचन, धर्मदर्शन, विज्ञान, कोश ग्रंथ आदि साहित्य की विविध विधाओं में उन्होंने लेखन किया है। उनके द्वारा लिखित शांति निकेतन में यह यात्रा वृत्तांत BA द्वितीय वर्ष के द्वितीय भाषा के पाठ्यक्रम में समाविष्ट है, जिसमें राहुल जी ने महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में जीवन के जो कुछ क्षण बिताए, जो कुछ दिन बिताए हैं, वहाँ पर उन्होंने जो अनुभव किया, उसका सुंदर वर्णन उनके ही शब्दों में खास आपके लिए। महापंडित राहुल सांकृत्यायन को हिंदी यात्रा साहित्य का जनक माना जाता है। उनका शांति निकेतन
शांति निकेतन में यह यात्रा वृत्तांत। स्टेशन से हम सीधे शांति निकेतन पहुँचे और पहले काम की फिक्र में पड़े। शांति निकेतन में बृहत्तर भारत के संबंध में जितनी पुस्तकें हैं उतनी कलकत्ता यूनिवर्सिटी को छोड़कर भारत में और कहीं नहीं मिलेगी, तो भी इन पुस्तकों को पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। अब हम 25 तारीख तक के लिए पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अतिथि थे। द्विवेदी जी के साथ इतनी घनिष्ठता के साथ रहने का यह पहला अवसर था, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि मेरी इससे पहले उनके साथ कम घनिष्ठता थी। मैं उनकी विद्या, लेखनी और निर्णय शक्ति का भारी प्रशंसक हूँ। कहा करता था, हिंदी के साहित्यकार जब ऐसी गंभीरता प्राप्त करेंगे तब हिंदी तेजी से आगे बढ़ेगी। द्विवेदी जी के परिवार के सभी लड़के लड़कियां मेरे मनोरंजन और सहायता के लिए तैयार रहते थे। द्विवेदी जी स्वयं सरजूपारी कुल कलंक है। वहाँ उठा उठा कर जिनके लिए ऋषियों ने कहा तुम्हें मछली मांस खाना चाहिए और वह आज ऋषि वाक्य के विरुद्ध जाए, यह कोई अच्छी बात है। पर अगली पीढ़ी फिर ऋषियों के रास्ते पर चली आई है, यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। नामांसो मधुपको भवति, अर्थात बिना मांस के पूज्य अतिथि की सेवा नहीं की जा सकती। ऋषियों की इस बात से द्विवेदी जी सहमत थे। बंगाल में मांस से ज़्यादा बंगाली ढंग से बनाई मछली अच्छी लगती है। मैं वहाँ उसी को तरजीह दे रहा था। ऐसे समान धर्मा बंधुओं के साथ इतना कम रहने का मौका क्यों मिलता है, मुझे तो यही शिकायत है। गर्मियों के आने में बहुत देर नहीं थी। दिमाग में यही बात चक्कर काटती थी कि अब के साल किधर जाए। डॉक्टर भगवान सिंह का निमंत्रण अनी के लिए था। बंगाल के एक आंचल में होने के कारण कलिम्पोंग भी अपनी ओर खींचने लगा था। 9 तारीख की डायरी में मैंने लिखा था, गर्मियों में कलिम्पोंग जाया जाए। कलिम्पोंग बिना पाकिस्तान जाए भी जा सकते हैं। वहाँ शायद नगरवासियों को भी समय देना पड़े, किंतु लाभ होगा। घरबारी होने के पाप से बच जाएंगे। धर्मोदय सभा का समान है। अनी में रहने पर मिट्टी के तेल, नौकर चाकर तथा पुस्तकों की रक्षा की चिंता से भी मुक्ति हो जाएगी। तिब्बती संस्कृति का भी कुछ काम होगा। अनी में जा एक जगह घर बनाकर बसने को मैंने घरबारी होना कहा था, लेकिन असली अर्थ में यह बात कलिम्पोंग में ही हुई। उस समय मिट्टी का तेल एक समस्या थी, वह दुर्लभ था। शांति निकेतन में उसकी आवश्यकता नहीं थी। यदि 12 बजे रात के बाद पढ़ने लिखने का काम न हो। अब टहलने का नियम रोज सवेरे पूरा होने लगा। हम 5-6 मील चले जाया करते थे। 10 तारीख को श्रीनिकेतन से 1 मील और आगे तक गए। सुमन जी साथ रहते थे। कभी कभी दूसरे विद्यार्थी भी साथ हो जाते थे। 16 फरवरी को अजय नदी की ओर गए। 1 शताब्दी पहले यह नदी बहुत गहरी थी और बड़ी बड़ी नावें इसमें होकर आती थी। समुद्र के पास बालू मिट्टी के भर जाने से नदी का मुंह बंद हो गया और फिर सारी धार पट गई। नदी भी अंत सलीला हो गई, जिसके कारण जहाँ एक ओर यातायात का एक सस्ता साधन हाथ से जाता रहा, वहाँ मलेरिया का प्रकोप भी बढ़ गया। सोचा था कि 10 घंटा लिखने और 6 घंटा पुस्तकों को पढ़कर सामग्री एकत्रित करने का काम किया जाए। 10 तारीख को मालूम हुआ गांधी जी के हत्यारे गोडसे को फांसी की सजा हुई और दूसरे कितनों को कड़ी सजाएं हुई। गोडसे तो वस्तुतः दूसरों के हाथ का हथियार बना था। वह दूसरों की पेशवा बनने की आकांक्षा का बलिदानी बना। पेशवा जब 150 साल पहले भारत की समस्या को हल करने में सफल नहीं हुए और इसी के कारण रसातल गए, तो क्या अब पेशवा पुनः स्थापित किया जा सकता है? हिंदी भाषी क्षेत्र में शहर के उच्च जाति के लोगों में बहुत जगह जो प्रचार हुआ है, उसका कारण पहले तो मुस्लिम लीग के बढ़ते हुए प्रभाव के विरोध के कारण था और अब कांग्रेस के प्रति असंतोष ही उसका सबल रह गया है।
12 फरवरी की रात को भोजन प्रोफेसर तानुशाह शान के यहाँ हुआ। वह वर्षों से विश्व भारती में चीनी पढ़ाते हैं और चीन तथा भारत के प्राचीन संबंध को दृढ़ करने का व्रत लिए हुए हैं। उनका परिवार इस समय चीन गया हुआ था, जिसे लाने के लिए वह जाने वाले थे। चीनी भवन में चीनी और चीन संबंधी दूसरी भाषाओं की पुस्तकों का बहुत अच्छा संग्रह है। प्रोफेसर तान्यू के प्रयत्न से बहुत अधिक लोग चीनी साहित्य में प्रगति नहीं कर सके। इसका कारण चीनी अक्षरों की कठिनाई है। जिस भाषा की पुस्तकों के पढ़ने के लिए 5-6 हज़ार अक्षरों का जानना अत्यावश्यक हो, उसमें कैसे आदमी की रुचि और प्रगति हो सकती है। मैंने स्वयं 400-500 अक्षरों को सीखते सीखते हिम्मत हार दी थी। संभव है यदि चीन में रहता तो आगे बढ़ जाता, लेकिन चीन की इस वर्णमाला से एक बड़ा लाभ यह है कि यदि हम अक्षरों के अर्थ को संस्कृत में समझते हो तो बहुत कुछ उसी तरह पढ़ सकते हैं। जैसे अंकों के संकेतों से श्री शांति भिक्षु ने तिब्बती और चीनी में काफ़ी प्रगति की है। यह खुशी की बात थी। मैं अपने नियम के अनुसार इतवार को छुट्टी मनाया करता था, जो शांति निकेतन में बुधवार को होती थी। इसीलिए अब मुझे भी वही के नियम को पालन करना चाहिए था। गर्मी बढ़ गई और उसके साथ साथ मच्छरों की भरमार हो गई। मसहरी के भीतर लिखना पढ़ना आसान काम नहीं है, पर किसी तरह गुजारा करना पड़ता था। एक दिन अपने और सुमन जी के लिए कुर्ते, चादर, तौलिया के कपड़े लिए। दर्जी ने कुर्तों को 4 दिन में सिकर देने के लिए कह दिया। महंगा होने पर भी हमारा देश दूसरे देशों से अब भी सस्ता है। 15 फरवरी को पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के लखनऊ से डॉक्टर उपाधि पाने के उपलक्ष्य में सभा हुई। शांति निकेतन की इस सभा से मैं बहुत प्रभावित हुआ। उसे न आधुनिक कहना चाहिए और न प्राचीन, अथवा वह दोनों की कितनी ही बेकार की रूढ़ियों से मुक्त थी। एक कलापूर्ण ढंग से सुंदर चौक पूरा गया था, जिस पर अम्र मंजरी के साथ मिट्टी का सुंदर कलश रखा गया था। उससे जरा सा हटकर एक पतला लंबा सा तख्त पड़ा था, जिसके ऊपर पुरोधा यानी सभापति और 1-2 और व्यक्ति बैठे थे। सभा का आरंभ और समाप्ति शंखनाद से हुई। आचार्य क्षितिसेन पुरोधा थे। बीच बीच में भाषण के साथ साथ मधुर संगीत भी होता था। इस एक सभा से ही रविंद्र की महत्ता साफ दिखाई पड़ती थी। सर्वतोमुखी सांस्कृतिक प्रगति कैसे की जा सकती है, इसका उदाहरण उन्होंने विश्व भारती के रूप में रखा था। मुझे इस बात का अफसोस रहा कि निमंत्रित होने पर भी महाकवि के जीवन में मैं यहाँ नहीं आ सका और न अवसर मिलने पर भी उनके दर्शन कर पाया। शांति निकेतन की चांदनी मुझे बहुत प्रखर और सुंदर मालूम होती थी। शायद वहाँ के वातावरण से बहुत प्रभावित होने के कारण तथा महाकवि के सामने उपस्थित न होने के अपराध के ख्याल से यह बात थी। रात भर पक्षियों के मनोहारी कलरव के बारे में क्या कहा जाए। कोयलों ने तो अखंड व्रत ले रखा था। यह सर्द मुल्क की चिड़िया यहाँ गर्मी में मरने क्यों आती है। अम्रकानन में इस वक्त चारों ओर मंजरी ही मंजरी दिखाई देती थी, जिसके पास जाने से उसकी मधुर गंध सचमुच ही मन को मस्त कर देती थी। मैं बौद्ध संस्कृति के लिखने में तन्मय था। पुस्तकाध्यक्ष तथा बृहत्तर भारत के गंभीर विद्वान श्री प्रभात कुमार मुखोपाध्याय मेरी हर तरह की सहायता करने के लिए तैयार थे, तो भी परिभाषा निर्माण की ओर से मेरा ध्यान हटा नहीं था। बनारस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रामचरण जी ने जब अपने पत्र में बतलाया कि कार्य संबंधी पारिभाषिक शब्द जमा हो गए तो बड़ी खुशी हुई। प्रयाग और पटना में अभी जाड़ा खत्म नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ तो आने के साथ ही वह विदा हो चुका था। शांति निकेतन के वातावरण में बौद्ध संस्कृति लिखने के समय मुझे ख्याल आया, अब हमारे दूसरे 4 धम्म बनने चाहिए, जिसमें उत्तर में तुंगभांग, पूर्व में अकुरवाट, दक्षिण में बोरोबुदुर और पश्चिम में बामियान हो। फिर 68 तीर्थ भी बनाने होंगे,
जो सभी भारतीय संस्कृति से प्रभावित देशों में बिखरे रहे। श्रद्धालु भारतीय इन तीर्थों और धामों के दरस परस के लिए जाए। हम मलेरिया की भूमि के नज़दीक थे। मच्छरों का प्रहार चल ही रहा था, इसलिए 22 फरवरी को यदि बुखार झांकने के लिए आया तो अनहोनी बात नहीं थी। मैंने कुनैन की 2 टिकियाँ उसे थमा दी। सोचा, देखे वह इतने से तृप्त हो जाता है या कल फिर आता है। दरअसल उस वक्त बुखार या किसी चीज़ के स्वागत का समय नहीं था। 8 बजे सवेरे से लेकर 12 बजे रात तक बीच के 2 घंटे छोड़कर 16 घंटे जूता हुआ था। मुझे सुमन जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहिए, जो कंधे से कंधा मिलाकर डटे हुए थे। बैल की जोड़ी में यदि एक गरियार निकल जाए तो काम नहीं बनता। लिखी हुई कापियों को शांति जी दोहराते, भाषा को के दोबारा मांझने और हेडिंग आदि का सुझाव देते जाते थे। 23 तारीख को कला भवन के नए घर में बने भित्ति चित्रों को देखने गए। कवि गुरु का आश्रम कविता और कला के लिए विशेष तौर से महत्व रखता है। कला का प्रेम मेरा शायद गंभीर नहीं था, इसीलिए इस पवित्र स्थान के देवता रुष्ट हो गए थे। एक चित्र को देखने के लिए मैं मेज पर चढ़ा। उतरने लगा तो देवताओं ने धीरे से स्टूल को टेढ़ा कर दिया और मैं लिए दिए जमीन पर गिर पड़ा। पर देवता अपने रोष को केवल मजाक से ही पूरा करना चाहते थे, इसीलिए सिर्फ 3-4 जगह चमड़ा छिला और 2 जगह खून की बूंदें टपकी। सचमुच वह स्थान इतना संकरा था और नीचे जैसी चीज़ें थी उसमें अचानक गिरने पर मेरा सिर फूट सकता था, हड्डी भी टूट सकती थी। कवि गुरु के संपर्क में आकर यहाँ के देवता इतने क्रूर नहीं हो सकते थे। वर्षों से उनमें कवि ने मानवता का प्रचार किया था, फिर इसका फल क्यों न होता। शांति निकेतन में रहते जिस तरह मैं अपने कार्य में व्यस्त था, उसके कारण दिल खोलकर सभी चीज़ों को देखना मुश्किल था। पर मैंने उधर से अपनी आंखें मूंद नहीं रखी थी। प्रभात बाबू के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मैंने कहा, यह पुस्तक आपको ही अर्पित करूँगा। प्रभात बाबू ने अपने अमुद्रित बहुत से लेख मुझे इस्तेमाल करने के लिए दिए, जिन्होंने मध्य एशिया के बारे में बहुत सी जानकारी प्रदान की। 24 फरवरी की शाम को आद्य श्रेणी यानी 12 वर्ष तक के बच्चों की सभा देखी। इसमें भाषण, निबंध, कहानी, स्वरचित पररचित कविता का पाठ हुआ। काफ़ी बड़ी श्रोता मंडली थी। बच्चों ने गीत भी गाए, नृत्य भी किए। हर्ष प्रकट करने के लिए ताली पीटने की जगह शांति निकेतन में साधु साधु कहा जाता। प्राचीन काल में भी ऐसा ही किया जाता था, इसी से साधुवाद शब्द हमारे यहाँ चला। धन्यवाद भी प्राचीन काल में हर्ष और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए धन्य के भावोद्रेक का ही परिचायक था, जिसके अर्थ को हम पूरी तरह न समझकर धन्य धन्य कहने की जगह धन्यवाद कहते हैं। शांति निकेतन में चतुरस मानवता की शिक्षा देने का प्रयत्न हो रहा है। यह प्राचीनता है पर मूढ़ता नहीं, नवीनता है किंतु छिचलापन नहीं, कला है किंतु कामुकता नहीं, स्वतंत्रता है किंतु उच्छृंखलता नहीं। इन्हीं भावों को लेकर मैं 25 फरवरी को वहाँ से विदा हुआ। यहाँ पर यह यात्रा वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।